नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और इंडिया टीवी संवाद के एक और सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस सेशन में हमारे मेहमान हैं मौलाना महमूद मदनी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मोदी सरकार ने अपने 8 साल मुकम्मल कर लिए हैं, पूरे कर लिए हैं। देश भर में एक बड़ी मुहिम सरकार की जानिब से, पार्टी की जानिब से चलाई जा रही है और जो बड़े बड़े काम हैं वो लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त में बहुत सारे सवाल जो विपक्ष पूछ रहा है उनके जवाब भी सरकार को देने हैं। लेकिन एक और सवाल है, हुकूमत का एक काम अपनी आवाम के साथ रिश्ते को मजबूत करना है और आवाम का ही एक हिस्सा मुसलमान है और मुसलमानों की एक बड़ी तंजीम की नुमाइंदगी करते हैं मौलाना महमूद मदनी साहब, जमीयत उलमाए हिंद के सरबराह हैं। करीब 1700 इनके दफ्तर हैं जो पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में ही 300 दफ्तर हैं जो मुसलमानों के बीच अलग अलग मौजू पर काम करते हैं। उनकी लीगल प्रॉब्लम्स, उनके बच्चों की पढ़ाई से लेकर अलग अलग चीज़ों को देखते हैं। तो मदनी साहब, सबसे पहले तो मुझे आप बताएं इंडिया टीवी के मंच के ज़रिए कि पिछले 8 सालों में ये रिश्ता मुसलमानों से मोदी सरकार का कितना बेहतर हुआ है, क्या कुछ बेहतर हुआ है? ये मुझे तो लगता है कि इस सवाल की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि अभी हमसे पहले कह रहे थे कि आरिफ साहब, जी हाँ, कि वो कह रहे थे और किसी हद तक उनकी बात सही भी है कि अलग अलग क्यों देखा जाए। अच्छा, एक साथ ही देखा जाए तो इस सवाल मुझे नहीं लगता कि इस कॉन्टेक्स्ट में इसको देखा जाए कि मुसलमानों के साथ उनका रिश्ता कैसा हुआ है। तो ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी हो गया क्योंकि जो अभी 2 दिनों का जलसा आपने किया उसमें आपने बहुत सी ऐसी बातें की कि मुसलमानों के साथ बहुत सारी ज़्यादती हो रही है, बहुत सारा जुल्म वो बर्दाश्त करके सब्र के साथ वो जी सरकार की बात नहीं हो रही है, सिचुएशन की बात हो रही है। वो सरकार की बात नहीं, सिचुएशन ऐसी हो रही है कि वो शिकायतें होनी समझ में आती हैं कि वो हमें शिकायत को करना चाहिए और वो शिकायत भी इसीलिए है ताकि चीज़ों को ठीक कर लिया जाए। जी हाँ। अच्छा, मुझे याद है कि आप इंडिया टीवी के एक बहुत ख़ास, बहुत स्पेशल प्रोग्राम आपकी अदालत में बैठे थे और एक बच्चे ने आपसे उसमें सवाल किया था मोदी जी के सिलसिले से। तो उस वक्त आपने कहा था कि अभी तो मामला नया नया है, कुछ वक्त दीजिए, चीज़ें बदलेंगी। तो उस वक्त से आज के वक्त में आप कौन से ऐसे काम हैं जो मोदी जी का आपको पसंद आए? ऐसे स्पेसिफिक पूछेंगे तो मुश्किल होगा, लेकिन डेमोक्रेसी है, कई काम उम्मीदों के मुताबिक होते हैं, कई काम उम्मीदों के मुताबिक नहीं होते हैं। तो और सारे काम सबकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं हो सकते। ठीक बात है। अभी रिसेंट का मुझे एक चीज़ है जो मैं कहना चाहता हूँ, आप पूछ रहे हैं तो, कि जो फॉरेन पॉलिसी पर इंडिया ने जो रुख अपनाया है रशिया को लेकर के, सारी चीज़ों को लेकर के, अच्छा, तो वो तारीफ़ के काबिल है, उसको तारीफ़ की जानी चाहिए। उसकी तारीफ़ नहीं की जाएगी तो कंजूसी होगी या नाइंसाफ़ी होगी। तो इंडिया का एक इंडिपेंडेंट रोल जो दुनिया के सामने, वो काफ़ी दिनों के बाद इंडिया इस तरह अपने आप को हमें हमारी नज़र से काफ़ी दिनों के बाद दिखा है। तो इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी हम देखें कि अभी प्रधानमंत्री गुजरात में थे और उन्होंने इस बात को दोहराया जिस नारे के साथ वो आए थे कि देश नहीं झुकने दूंगा। तो किसी एक मार्के पर देश का सिर नहीं झुकने दिया, वो बात उन्होंने दोहराई। हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिकली तो यही बात हुई है, प्रैक्टिकली करके दिखाया। चलिए, 2 दिनों का जो जलसा अभी हुआ देवबंद में, बड़ी तादाद में उसमें आलिम दीन जुटे, बहुत बातें हुई। पहले दिन आप काफ़ी जज्बाती दिखे और दूसरे दिन काफ़ी एग्रेशन भी दिखा। एक ऐसा लगा कि पहले दिन आपने अपनी तवानाई, अपनी कमज़ोरी का इजहार किया और दूसरे दिन अपनी तवानाई के बारे में बताया कि हम इसी मुल्क के बाशिंदे हैं और जो लोग हम पर सवाल उठाते हैं, जो हमसे बार बार कहते हैं वो ख़ुद पाकिस्तान चले जाएं, हम तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। तो पहले दिन जो आंखें छलकी थी उसकी वजह क्या थी, सबसे पहले तो ये बताइए। अब वो कहाँ, आप कुछ हर आदमी के जीवन में कभी कभी कुछ इमोशनल लम्हे, कुछ कभी कभी इमोशनल लम्हे आते हैं। वो इंसान के जीवन का, यही तो इंसान की खासियत है कि वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, बदलता रहता है हालात की वजह से। तो वो तकलीफ आपने यहाँ तक कहा कि मुसलमानों का चलना दुश्वार हो गया है। ऑफ कोर्स ये एहसास है ना, तो मुझे इस एहसास का तो इजहार करना है। कोई
किसी भी तरह का जो एहसास मेरे दिल में है उसको मुझे जाहिर करना है, उसका इजहार किया है मैंने। तो ऐसा क्या आपके साथ हुआ या आपके साथ क्या लोगों ने शेयर किया कि उनका मुसलमानों का खास तौर से चलना सड़क पर दुश्वार हो रहा है? ये एक वाकया नहीं है, एक चीज़ नहीं है, बहुत सारे वाकयात का है। और उन वाकयात के नतीजे में जो सिचुएशन हम फील कर रहे हैं उसको हमने जाहिर किया। हो सकता है कुछ एग्जेजरेशन भी हो गया होगा, मे भी पॉसिबल है, क्योंकि सब लोगों के सोचने का और सब लोगों को फील करने का वो अलग होता है। तो फिर अगर ऐसा है जो फील आप कर रहे हैं तो फिर सरकार उस मार्के पर फेल रही है, यही मतलब हो सकता है। ये जो बात आप कह रहे हैं ये सही होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। एक बात आपने और कही कि शरीयत में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तलाक देने का जो तरीका है शरीयत के मुताबिक हम उसी तरीके पर अमल करेंगे और मुसलमान अगर चाह जाए शरीयत पर चलना तो कोई इसमें दखल नहीं दे सकता। इस तरह नहीं, बल्कि इस तरह देखिए कि हम तो ये कह रहे हैं कि तलाक होनी ही नहीं चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। बच्चियों और बच्चों को शादी से पहले कम से कम 3 दिन का एक ट्रेनिंग होनी चाहिए उनकी, जिसके पास वो सर्टिफिकेट ना हो उसका निकाह ही नहीं पढ़ाना चाहिए। ये तलाक तो सबसे बुरी चीज़ों में से एक नहीं, इससे जो जुड़ी बातें हुई अब वो आप तलाक के तरीके के ऊपर डिबेट कर रहे हैं और मैं कम्युनिटी को तलाक न देने के ऊपर ले जाना चाह रहा हूं। उससे जो बात पैदा हुई मैं उस पर आपको लाना चाहता हूँ। उससे बात ये पैदा हुई कि आप अपने तरीके से मुल्क के मुसलमानों को चलाना चाहते हैं, नहीं, मुल्क के कानून के हिसाब से नहीं चलाना चाहते। हम मशवरा देना चाहते हैं, सरकार को भी मशवरा, हमारी सरकार है ना, किसी और की सरकार तो है नहीं, सरकार तो हमारी है जी। उसको भी मशवरा देना चाहते हैं, मुसलमानों को भी मशवरा देना चाहते हैं, अपने वर्कर्स को भी मशवरा देना चाहते हैं, और ये अधिकार तो सभी का है, उसको आप क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? अच्छा, मशवरा तो देना ही चाहिए। और हमारी सरकार को भी हमारा मशवरा कम से कम सुनना चाहिए, माने या ना माने। तो आपको लग रहा है कि सुन रही है सरकार? आज सुनना ही चाहिए। कोई मुलाकात का कार्यक्रम प्रधानमंत्री से? इससे पहले मिल चुके हैं, हम ही लोग मिले हैं, बराबर मिले हैं, तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। ज़रूरत होती है गृह मंत्री से भी मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी मिलते हैं, अपनी बात तो कहते ही हैं, वो उनको कितना माने कितना नहीं माने वो उनकी मर्जी है, पर अपनी बात तो पहुंचाते हैं। अच्छा, बहुत सारे जो दानिश्वर हैं, बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो ये कहते हैं कि एक सियासी ताकत हुए बगैर जो है आप अपनी बात को सही तरीके से नहीं पहुंचा सकते। वो वैसे भी ये बात बहुत कहते हैं, और आप देखें कि पिछले काफ़ी वक्त में नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता। अच्छा, बिल्कुल एग्री नहीं करता। बल्कि पॉलिटिकल पावर या पॉलिटिकल ताकत लेने की जब भी आप कोशिश करेंगे तो आप भारत के लोगों को बांटना पड़ेगा आपको, खासतौर से जब एक रिलीजियस ग्रुप की हैसियत से आप ताकत बनाने की और लेने की कोशिश करेंगे, तो इससे हो सकता है आपकी ताकत बन जाए लेकिन देश का नुकसान होगा। इसलिए इस हैसियत से कि मुसलमान पॉलिटिकल पावर बने, ये मुल्क के लिए और मुल्क के मुसलमानों के लिए, सब लोगों के लिए नुकसानदेह, अच्छा नहीं है, इससे एग्री नहीं करता। अच्छा, एक चीज़ और, मुशर्रफ साहब के सामने आप खड़े थे, काफ़ी वक्त पहले का वाक़या, तब उस वक्त 2009 की बात है। तब आपकी दाढ़ी भी इतनी सफ़ेद नहीं थी, तो उस वक्त आपने एक सवाल के में बहुत सी बातें जो कहीं, उसमें एक ये बात कही कि इंडियन जो सिविल सोसाइटी है उसकी करीब 90% से ज़्यादा, और उसको थोड़ा दुरुस्त करते हुए फिर आपने कहा कि 70% से ज़्यादा, यहाँ की कम से कम 70% से ज़्यादा यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों की मुश्किलों में उनके साथ शाना बशाना खड़ी है। तो 2009 से 2022 के बीच का जो आंकड़ा है, क्या वो कुछ ऊपर नीचे हुआ या अभी वहीं पर? मैंने कल भी ये बात कही है, परसों, कल ही की बात है, कल भी मैंने ये बात कही है देवबंद में कि हम इस मुल्क में, लोग हमें कहते हैं माइनॉरिटी, हम इस मुल्क में मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी नहीं है। इसलिए मैं मेजॉरिटी बता रहा हूं कि हम अपने आप को सिर्फ मुसलमान की हैसियत से नहीं, बल्कि लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप जो है वो आज भी मेजॉरिटी में है इस मुल्क में, जो हमारे साथ हैं। यानी हमारे साथ का मतलब यह है कि वो समझदार हैं और इस बात को समझते हैं कि मुल्क का फायदा किस चीज में है, इस देश का फायदा किस चीज में है। मैं बार बार मुल्क कह रहा हूं, इस देश का फायदा किस चीज में है। तो अब ये आप कहते हैं कि वो 70 नहीं है, 60 हो गया होगा, हो सकता मैंने है। ऐसा कुछ नहीं, मैं तो मतलब मैं आप उसको कम करूं आंकड़े को, आप ये चाह रहे हैं मैं उस आंकड़े को कम करूं, तो उसका फायदा क्या होगा? पर सीधी सी बात एक ये है कि मेजॉरिटी अभी भी ऐसे लोगों की है जो इस मुल्क में
अलगाव के, नफरत के, बांटने के खिलाफ हैं। तो हर तरफ इस तरह की आवाज़ें क्यों उठ रही हैं? कहीं से अजान, कहीं से मदरसा, कहीं से हिजाब। तो सबसे पहले हम ज़रा अजान की बात कर लेते हैं। जैसे जैसे तरक्की दुनिया में आई, पहले आदमी घोड़े से चल रहा था, दूसरी चीज़ों से चल रहा था, अब आप हवाई जहाज़ के ज़रिए हज करने को चले जाते हैं। तो अजान का जो मकसद, जो मैंने जाना है कि भाई अजान की आवाज़ लोगों के कानों तक पहुँचे ताकि वो नमाज के लिए आ सके। अब उसके लिए एक तकनीक आई, लाउड स्पीकर, उसका इस्तेमाल होने लगा। तो इस विवाद को लेकर के आपकी अपनी क्या राय रही और आप इसको लेकर के क्या? देखिए, अजान का मामला ऐसा है कि जब नहीं थी, जब लाउड स्पीकर नहीं था तो भी अजान होती थी। अब अगर अजान को लाउड स्पीकर से हटा लिया जाए या वॉल्यूम को एक सीमित उसमें रखा जाए ताकि नॉइज पोल्यूशन ना हो, तो इसमें क्या बुराई है? हम अभी यूपी सरकार ने अजान, ये लाउड स्पीकर, अजान नहीं, लाउड स्पीकर के खिलाफ, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर, लाउड स्पीकर और उसके इस्तेमाल के ऊपर एक फैसला लिया और उसको इम्प्लीमेंट किया बिना भेदभाव के, बराबरी के साथ। कुछ एक दो इंसिडेंट ऐसे भी हुए होंगे जहां कुछ भेदभाव नजर भी आता होगा, लेकिन इन जनरल उसको उसके उस तरीके से किया तो किसी को कोई एतराज नहीं है, ठीक है। यूपी में तो ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि खास अजान को टारगेट किया जाए, ये हमारी भारत की आत्मा के खिलाफ है। आवाज़ कंट्रोल में रहनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। किसी को तकलीफ हो रही है तो वहाँ बंद होना चाहिए। लेकिन अगर सरकार फैसला करती है और एक जनरल होता है, सभी लोगों के लिए एक नियम बनता है, एक सिस्टम बनाया जाता है, तो ठीक बात है। एक फैसला यूपी में मदरसे को लेकर भी हुआ है। मैं उसके बारे में भी ये कहता हूँ, जिनको दे रहे हैं उनको भी बंद करना चाहिए। सरकार के पैसे की मदरसे को क्या जरूरत है, क्यों दे रहे हैं? अगर सरकार को किसी कम्युनिटी का उत्थान करना है, उसको मदद करनी है, उसको आगे बढ़ाना है, तो सरकार को स्कूल बनाने चाहिए। मदरसे क्यों सरकार बनाएगी और चलाएगी? और कोई कम्युनिटी अपने मदरसे, गुरुकुल कुछ चलाना चाहती है तो कम्युनिटी खुद चलाए, सरकार क्यों चलाएगी? क्या जरूरत है इसकी? तो ये तो मैं अच्छा फैसला आप मानते हैं? बिल्कुल, मैं इसको कहता हूँ। नहीं, उन्होंने सिर्फ अभी नया लगाने को बंद किया, वो पुरानों को भी बंद करिए। अच्छा, पुराना भी बंद कर? हाँ, बंद कर, मतलब उनको मदद देना बंद कर दीजिए, वो चलाए अपने जैसे जी चाहे चलाए, सरकार क्यों मदद देगी? ठीक है। जैसे ही आपने लेकिन इसी के साथ साथ मैं ये कहता हूँ, स्कूल बनाने चाहिए। बच्चियों के लिए स्कूल बनाइए, बच्चों के लिए स्कूल बनाइए, मुस्लिम एरियाज में खास मेहनत कर लीजिए, तो ये टैलेंट आगे निकल के आएगा, वो देश के काम आएगा। लेकिन बच्चियां फिर हिजाब पहनकर अगर स्कूल जाएंगी तो उनको वहां पर रोका मतलब आप स्कूल जाने से रोक देंगे उसके हिजाब की वजह से? कोई बात हो गई है? आपको तो स्कूल खींच के लाना चाहिए कि जैसे भी हाल में हो तुम आओ, पढ़ो हर हाल में। अगले 20 साल कम से कम यही होने चाहिए हमारा टारगेट। मैं मुसलमानों से भी कहता हूं कि 20 साल के लिए एक टारगेट सेट कर लो, दाएं बाएं नहीं देखोगे। एक वक्त खाओगे, एक वक्त भूखे रह जाओगे, आधी खाओगे, आधा पेट खाओगे, आधा पेट खाली रखोगे, लेकिन बच्चियों और बच्चों की तालीम हर हाल में करके रखोगे। ये एक मिशन बना लेना चाहिए। सरकार को भी यही मिशन बनाना चाहिए, लोगों को भी ये मिशन बनाना चाहिए। तो क्या अभी तक के वक्त में सरकार ये मिशन नहीं बना सकी? नहीं, कितना बना सकी? मैं मुसलमानों को कह रहा हूं, मुसलमानों को ये मिशन बनाना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि मुसलमान अपने बच्चियों को बिल्कुल ही नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ये सरकार भी कुछ कर रही है और बढ़ाना चाहिए उसे। वो मदरसे को जो अमाउंट जाता है, वो अमाउंट उसको कम से कम 10 टाइम मल्टीप्लाई करके एक मिशन बना करके बच्चों और बच्चियों की तालीम का इंतजाम होना चाहिए। बच्चियों का पहले, बच्चों का बाद में। और जिस जिस हाल में भी जो आए उसको लाना चाहिए किसी तरह। तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, छोड़ेंगे नहीं हम तो। अच्छा, एक बात जो आपने इससे पहले भी कही कि जो सिविल सोसाइटी है उसका 70% से ज़्यादा इंडियन मुस्लिम्स की अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उनके साथ वो खड़ा हुआ है। तो ये जो बाकी के 30% हैं, इनको मदनी साहब या बंदी साहब जैसे जो लोग हैं वो क्यों नहीं उनको समझा पा रहे हैं? जिस भारत की आत्मा की आप बात करते हैं, वो मैसेज कन्वे क्यों नहीं हो पा रहा है? कहाँ हमारी कमज़ोरी है? आपकी कमज़ोरी हमारी वजह से हो रहा है, उनकी वजह से नहीं हो रहा है। हमारे और उनके बीच में गैप है। अभी कल के प्रोग्राम में हमने हिंदी के बारे में एक रेजोल्यूशन लेके आए। 1954 में रेजोल्यूशन जमीयत लाई थी हिंदी के बारे में। इस मर्तबा उतने दिनों के बाद से अब तक बात नहीं हुई, इस मर्तबा हम लोगों ने वो बात करी है। हिंदी और लोकल लैंग्वेजेस में मुसलमानों को काम करना चाहिए। ठीक है, उर्दू हमारी मादरी ज़बान है और बच्चे के लिए
जो उसकी मादरी ज़बान हो उसमें पढ़ाई ज़्यादा अच्छा रहता है उसके लिए पढ़ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती, फास्ट लर्नर हो जाता है वो। ये अपनी जगह है, लेकिन ये कि हमें खुद मुसलमानों को हिंदी और लोकल लैंग्वेजेस को इख्तियार करना चाहिए और उसमें अपने काम करने चाहिए। ये कल हम लेके आए। तो गैप, जिस गैप का आप जिक्र कर रहे हैं कि कम्युनिटी के बीच में गैप आया गैप है, इस गैप को फिल करने के लिए क्या किया जा रहा है? जो कुछ हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे हैं। हमें करना चाहिए, बहुत कुछ करना चाहिए। जैसे जो कल ये कि सद्भावना मंच बनाए जाने के फैसले हुए हैं कि सद्भावना संसद करेंगे हम लोग मुल्क भर में, तो नफरत वाले लोग जो हैं वो धर्म संसद कर रहे हैं, अधर्मी लोग। हमने कहा हम सद्भावना संसद करेंगे। तो ये इस तरह की कोशिशें हैं जो, और जेन्युइन कंसर्न जो हैं, देखिए आप आंख चुरा करके अगर जिएंगे तो आप जी तो सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते। जीतना है तो आंख मिला के जीतना है। तो सोसाइटी के जो जेन्युइन कंसर्न है उनको एड्रेस करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जो और बहुत ज़्यादा अहम है, एक ख़ास तौर से आपने जो बात परसों कही थी अपने इजलास में कि हमें हमारी ही बस्ती में हमसे पूछा जा रहा है कि हम कौन हैं, तो मैंने ये बात सोशल मीडिया पर लिख दी। तो एक साहब ने उस पर सवाल किया कि आपसे मैं पूछूं, यानी मदनी साहब से मैं पूछूं कि आपके लिए तो हिंदू काफिर है, यानी मुसलमानों के लिए हिंदू काफिर है। तो इस बात का जवाब आप पहले भी दे चुके हैं। इसका एक सही तरीके से और भी बार बार शायद बताए जाने की ज़रूरत है कि ये हिंदू काफिर है कि नहीं है, क्या है ये चीज़, ज़रा इसको क्लियर कीजिए। देखिए, 4 टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। मैं बार बार कहता हूँ, हमारे यहाँ बहुत पहले फतवा आलमगीरी में ये फैसला हुआ कि अगर काफिर कहने से किसी को तकलीफ होती है तो उसे काफिर नहीं कहा जा सकता, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ काफिर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो उसके लिए है जो लड़ने वाला हो। तीसरी बात यह है कि एक अहले किताब होते हैं, मुशरिक होते हैं, काफिर होते हैं, मुसलमान होते हैं, मुनाफिक होते हैं। 4, 5, 6 टर्मिनोलॉजी अलग अलग इस्तेमाल हुई। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो इनको, हिंदुओं को या जो भी नन मुस्लिम है उसको काफिर बताएं, ये गलत है बिल्कुल। उसमें तो ये कहा गया है कि शिब्ह अहले किताब है, नियरेस्ट जो है वो अहले किताब है। तो यहाँ के लोगों के बारे में ये कहा ये गया। बात इतनी ज्यादा लोगों के बीच कैसे फैल गई जब कुरान उन्होंने तो कहा मौलाना हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मैं जब उनकी तालीमात देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि श्री रामचंद्र जी के बारे में और श्री कृष्ण जी के बारे में, दोनों के बारे में लिखा है, किताब लिखी है कि उनकी तालीमात का मतलब टीचिंग्स, जब हम टीचिंग्स देखते हैं उनकी तो हमें ऐसा लगता है कि वो नबी थे, ऐसा महसूस होता है। वही मैं देख रहा था कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, जब कुरान इस बात की आवाज़ दे रहा है तो ये सारी बातें इस लेवल पर जाकर के लोगों के जहनों में कैसे घर कर गई, ये इसको लेकर के बहुत इस वक्त बातें हो रही हैं सोसाइटी में। मैं क्या बताऊं इसको, कुरान ने तो यही कहा है, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। तो अब अपने अपने तरीक़े हैं, लोग उस पर अमल करते हैं। एक चीज़ और बहुत मुसलमानों पर यह इल्ज़ाम आयद होता है कि मूर्ति पूजा ख़त्म करना मुसलमान का सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। वो भी ताकत के ज़रिए नहीं, ताकत के ज़रिए नहीं, बहुत अल्लाह ताला पे मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है, समझाने से। आपके साथ मेरी मोहब्बत का रिश्ता है, तो आपको मैं देख रहा हूँ कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो मैं आपको समझाऊंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपको बताऊँगा, बस इतना ही है। अल्लाह ताला ने नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, आपका काम नहीं है ये कि आप किसी का बदल दें, बात पहुंचाना है बस। अब कोई बात मैं सही समझता हूं तो मैं पहुंचाऊंगा, आपको जरूर पहुंचाऊंगा, बस मेरा काम खत्म हो गया पहुंचाने के बाद, उससे आगे कुछ नहीं। तो ये सारी बातें जो हो रही हैं बंदी साहब, फिर उसी पर घूम फिर के बात आ जाती है, क्योंकि उस तकलीफ़ का आपने जिक्र किया, आपकी आंखें तक भर आईं, आपने उस बात का जिक्र किया कि मुसलमान इस वक्त बहुत अलग अलग तरह की मुश्किलों में मुब्तला है। तो ये सारी जो परेशानियां, अभी 4 दिन 6 दिन पहले हमारे एक जैन भाई को
इस शुबे में जान से मार दिया गया कि ये मुसलमान है। मुसलमान बताइए, नीमच मध्य प्रदेश। तो अब हम क्या कहेंगे? उम्मीद ऐसी न थी महफिल के अरबाबे बसीरत से, उम्मीद ऐसी न थी महफिल के अरबाबे बसीरत से, गुनाहे शम्मा को भी जुर्म परवाना बना देंगे। बहुत उम्दा। कितने चेहरे लगे हैं चेहरों पर, क्या हकीकत है और सियासत का, ये भी समझना होगा। तो ज़रा आप ये बताइए कि क्या इन सारी चीज़ों को लेकर के अभी हाल फिलहाल में कोई मुलाकात का कार्यक्रम है कि आप प्रधानमंत्री से मुलाकात करके उन तक अपनी बात पहुंचाएं कि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर के? क्योंकि बहुत सारी शिकायतें ये भी हो रही हैं कि इस तरह की पिछले लगातार काफ़ी वक्त में उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं कही गई जिस तरह से जो काउ विजिलेंस थे, जो उसको लेकर के प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, उसके बाद कोई इस तरह का पुख्ता मैसेज वहाँ से नहीं आया। हाँ, लेकिन अभी हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि उनसे मिला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अपनी बात पहुंचा देंगे उन तक, ज़रूर पहुंचाने के बहुत सारे तरीक़े हैं। ज़रूरी नहीं है कि मिल के ही पहुंचाया जाए, और आपका प्लेटफॉर्म भी है उसके लिए, बड़ा प्लेटफॉर्म है, पहुंची जाएगी बात उन तक। ठीक है, ठीक है। आजकल ज्ञानवापी मस्जिद का बहुत शोर है, बहुत शोर हो रहा है, बल्कि ज्ञानवापी ही नहीं, बहुत सारी और मसाजिदें, मामला जो है अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह तक जा पहुंचा है। तो ये चीज़ें आप कैसे देख रहे हैं, और इसको काउंटर करने के लिए क्या आपने स्ट्रेटजी तैयार की? हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ये फैसला किया है कि किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस चीज़ के बारे में कोई गुफ्तगू नहीं करी जाएगी। ये मेरी मजबूरी है। तो मैं सिर्फ 2 ही बातें इसके बारे में कहना चाहूँगा जो पहले से कहती चली आ रही है हमारी तंजीम, हमारी संस्था। वो ये है कि इस तरह के जितने मसले हैं या तो बातचीत से हल हों या फिर कोर्ट से। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, पब्लिक डोमेन में इसको नहीं लाया जाए। लेकिन ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि हर तरफ बस यही एक सारी चीज़ रह गई है, बाकी देश में और कोई मुद्दा ही नहीं है। सही कह रहे हैं आप, मैं एग्री करता हूँ आपसे। बस तो फिर इस पर तो खुल करके आपको आना चाहिए। हाँ, तो खुल के आने का मतलब ये नहीं है कि हम पब्लिक डोमेन में आ जाएं, सड़क पे आ जाएं, ये करें वो करें। उसको मुसलमानों की जो माशी हालत है, जिसको लेकर के सच्चर कमेटी ने लेकिन जो पिछला इजलास था उसमें तो सिर्फ अभी मौजूदा हालात को लेकर के आपने बात की। क्या मुसलमानों का कारोबार, उसकी ज़िंदगी में पिछले कुछ वक्त में आपने बेहतरी देखी? हाँ, बेहतरी है, बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी है, बिल्कुल मानना पड़ेगा। जैसे देश के लोगों का मेयार ज़िंदगी, हम लोग उर्दू में बोलते हैं लिविंग स्टैंडर्ड कहना चाहिए, वो बदला है, इसी तरह मुसलमानों का भी बदला है। कहीं कहीं बिल्कुल बदला है, कहीं कहीं तकलीफ भी है, दोनों बातें हैं। लेकिन ये कि तब्दीली तो है। जी, बहुत सारी जगहों से लगातार जो खबरें आई अभी हाल के वक्त में, बहुत सारी जगहों पे क्लैशेस हुए। आप राजस्थान को ले लीजिए, आप मध्य प्रदेश को ले लीजिए, बहुत सारे घरों को ज़मींदोज़ कर दिया गया, बुलडोज़र चला दिए गए। उसमें ये बहुत बातें कही गई कि मुसलमानों के घरों को ज़्यादा टारगेट किया गया। तो क्या इसकी कोई लीगल लड़ाई भी आप लोग लड़ रहे हैं? क्या वो लीगल ही लड़ाई लड़ी जाएगी। ऐसे काम की जो ख़ास कम्युनिटी को टारगेट करके अगर कुछ लोग करेंगे तो उसके ख़िलाफ़ तो कोर्ट ही का रास्ता है, और तो कुछ समझ में आता नहीं है। वो ले रहे हैं हम लोग। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी बातें कर रहे हैं मदनी साहब कि कई बार छोटी छोटी बातों पर देश की अदालतें जो है स्वतः संज्ञान लेती हैं, लेकिन वो घर जिसको तिनका तिनका जोड़ करके कोई भी खड़ा करता है, वो यूं ही ज़रा सी बात पर ये कहते हुए कि ये गलत था और सही था, उसे गिरा दिया जाता है। ऐसे कई मामले सामने हैं जिसमें हुकूमत की उसमें गलती भी थी और उसके बावजूद ऐसा हुआ। तो क्या अदालतों के रवैये में भी कोई तब्दीली नज़र आती है क्या आपको? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। बहुत सारी जगहों पर इंटरवीन किया है कोर्ट ने। अब वो कहीं जल्दी करते हैं, कहीं देर में करते हैं। तो अब कोर्टों को अगर आप उसमें अभी खड़ा करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। ख़ास तौर से ये आप बुलडोज़र के मामले को लेकर के सरकार की जिम्मेदारी है कि वो नाइंसाफ़ी ना करे और नाइंसाफ़ी होने ना दे। असल जिम्मेदारी तो सरकार की है। सरकार ने उस जिम्मेदारी को न सिर्फ ये कि पूरा नहीं किया, बल्कि पक्षपात से काम लिया है। सरकार ने पक्षपात से काम लिया, बिल्कुल नाइंसाफ़ी। आप ये खुला इल्ज़ाम लगा, बिल्कुल नाइंसाफ़ी करी है, जिसकी उम्मीद नहीं थी। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसा नहीं करेगी सरकार।
अच्छा, कोई केस स्टडी है भी आपके पास इस बारे में बताने के लिए? अब खरगोन का किस्सा है और जगहों का, बहुत जगहों पर हुआ है। मैं बहुत स्पेसिफिक चीज़ों पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये मोटे तौर पर यही है कि वो पक्षपात से काम लिया है, जो नहीं होना चाहिए था। अब ये हो सकता है कि सरकार को पता ही ना हो, अफसरों ने कर लिया हो अपनी मर्जी से, पर सरकार को उसे सुधारना होगा और ये अपना आज़म जाहिर करना होगा, ये निश्चय जाहिर करना होगा कि आगे से नहीं होने देंगे इस काम को, इस तरह से नहीं होने देंगे जिस तरह से किया जा रहा है। तो ये कैसे मुमकिन है कि सरकारों के नीचे काम करने वाले अधिकारी, मैं थोड़ा सा मौका देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि सुधार लिया जाए, शायद सुधर जाए, मैं उम्मीद करता हूँ। और उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? सुधरने नेक्स्ट तो कोर्ट है ना, फिर कोर्ट मौजूद है ना। हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो कोर्ट से मनवाएंगे। एक और अहम बात कल आप लोगों ने कही कि और सरकार के पास भी कहते रहेंगे कि भाई आप ऐसा गलत काम मत करिए। एक और अहम बात आप लोगों ने ये कही कि जो लोकल मुद्दे हैं, जैसे ज्ञानवापी का मामला अगर है तो वो बनारस के लोकल लोग उसको निपटाएं, और जिस शहर का जो भी डिस्प्यूट है वो उस शहर के, इसका क्या मकसद इसमें? इसका मतलब ये है, क्या इसमें? इसके सिर्फ एक मतलब है, बिल्कुल क्लियर है, वो ये है कि आप इसको नेशनल इशू बनाकर कम्युनिटी को बांटने का काम मत करिए। बस वहाँ लड़ाई चल रही, वहाँ लड़ने दीजिए, कि वो मुसलमान संगठन आ जाएं मैदान में, सड़क पे आ जाएं और जो मैं आपके सवाल का जवाब देने से मैंने माजूरी जाहिर की थी वो इसी वजह से कि भाई अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ये फैसला किया है कि इसके ऊपर हम टीवी डिबेट में नहीं जाएंगे, नहीं बात करेंगे, और सबसे कह रहे हैं कि आप मत करिए इसके बारे में बात, जो वैसे भी मैटर सब जुडिस है, तो जाइए वही होगा जो कुछ होगा, फिर हम यहाँ क्या कर लेंगे कह करके भी, क्यों कहेंगे? वो कहें एक साहब कहेंगे ऐसे नहीं ऐसा है, दूसरे साहब कहेंगे ऐसे नहीं ऐसा है, तो मसला तो हल होने वाला है नहीं, तो इसलिए इसको वहीं किया जाए जो इसकी जगह है। अच्छा, मुझे याद है प्रधानमंत्री ने खुद ये बात कही थी कि वो देखना चाहते हैं कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान शरीफ हो और एक हाथ में लैपटॉप हो। क्या वो जो सोच थी प्रधानमंत्री की वो आपको ज़मीन पे उतरती हुई इतने वक्त में दिखाई दी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो वैसे उसको बेचारे की अपनी इज्जत बचाने का लाले पड़े हुए हैं। तो किसको? मुसलमान को। अभी उसको कहाँ फुर्सत है कि वो साइंस लेगा और कंप्यूटर लेगा और लैपटॉप लेगा। अभी तो वो बेचारा वैसे ही कॉर्नर्ड है। तो एक एनवायरनमेंट बनाया जाता है जिसके वो एनवायरनमेंट नहीं है इस वक्त। तो ये एनवायरनमेंट कौन बना रहा है ये भी तो बताइए। कौन बना रहा है ये बताने से ज्यादा जरूरी है कि जिसको बचाना है एनवायरनमेंट ऐसा बनने से, वो बचाने की जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पा रहा है, इसलिए शिकायत है। ठीक बात है। एक चीज़ इसमें और ये अहम है कि हमने देखा कई मौक़ों पर प्रधानमंत्री बोरा कम्युनिटी के एक मरकज़ में गए थे, वहाँ बाकायदा वो शहादतनामा पढ़ रहे थे। तो क्या जो दिख रहा होता है वो उसका असलियत से कई बार रिश्ता नहीं होता है? क्या इस तरह की चीज़ है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जो भी उनका आउटरीच का कम्युनिटी के साथ प्रोग्राम है या जो भी उन्होंने किया है एफर्ट, उसको डिनाई नहीं करना चाहिए। नंबर एक बात यह है। नंबर दो बात यह है कि हर काम प्राइम मिनिस्टर कैसे करेगा। आप रोज़ाना उनसे कहेंगे कि मुसलमानों से बात करते रहो, जाते रहो, वो ये करते रहो, ये सब नहीं होता। अलबत्ता रूल ऑफ लॉ जो है, कानून की हुक्मरानी, और उसमें बराबरी होगी, जालिम और मजलूम में एक जैसा मामला किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा उसको लिए। इस चीज़ को अगर इंश्योर कर लें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है सज़ा देने में, इंसाफ करने में। और ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगर कोई जुल्म करेगा किसी के साथ, वो कोई हो, वो मुसलमान हो या कोई हो, आप हो, मैं हूँ, कोई हो, कितना भी ताकतवर हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। बस आधे मसले तो वैसे ही हल हो जाएंगे।
अभी कुछ देर पहले ही जब आरिफ साहब बैठे थे तो उन्होंने साफ कहा कि वतो इज़्ज़ो मंतशा वतो ज़िल्लु मंतशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने का काम तो अल्लाह का है। तो अगर मुसलमान इस वक्त मौजूदा दौर में आपके मुताबिक ज़िल्लत का शिकार है, वो इतनी मायूसियों में गिरफ़्तार है, उसके बावजूद भी सब्र से काम ले रहा है, तो इसकी वजह भी तो कुछ होगी, कहाँ गलती हो रही है? मैंने कहा ना, हमारी तो गलती है, पहले ही मान लिया मैंने। आपने कहा कि जो 30% है, हो सकता है 30 हो, 20 हो, या अभी 40 हो गया हो, तो ये इसको तो हमारी गलती है भाई, मान रहे हैं हम। और एक बात, दूसरी बात ये है कि हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं या सरकार बनी है, तो वो तो अल्लाह ही की मर्जी से बनी है ना। ठीक बात है। तो उसको मदद करना हमारा काम है और उससे मदद लेना भी हमारा काम है, मदद मांगना भी हमारा काम है। हमारी सरकार है, हमारा मुल्क है, हमारे मालिक ने, वो जो उनका भी मालिक है हमारा भी मालिक है, उसने उनको रूल करने का, मुल्क में हुकूमत करने का मौका दिया है और जिम्मेदारी भी दी है। तो मदद अभी नहीं मिल पा रही है। अब आप वही सवाल पर सवाल है भाई, जो शिकायत है, देखिए। तो फिर ओवैसी जो बात कहते हैं उसमें क्या आपको कमी नजर आती है? वो मुसलमानों से यूनाइट होकर के, यकजा होकर के कहते हैं कि आप अपनी सियासी ताकत बनाइए। थोड़ा सा फर्क है हमारे में और उनमें। वो मुसलमानों की यूनिटी की बात करते हैं, मैं हिंदुस्तानियों की यूनिटी की बात करता हूँ, बस इतना थोड़ा सा फर्क। यूनाइट तो होना है, लेकिन लाइक माइंडेड लोगों का यूनाइट होना चाहिए। हमें आपकी जरूरत है। आपको छोड़ करके हम किसी को, आपसे मुराद आप नहीं, मतलब आपका प्लेटफॉर्म है, भारत के लोग हैं, तो सबकी यूनिटी चाहिए जो लाइक माइंडेड है। और एक बात सुनिए, क्या आप ऐसा समझते हैं कि सारे काम मैं सही करता हूं? ये हो नहीं सकता। जिस दिन आपकी आंखें छलकी, क्या उसके बाद कुछ लोगों के फोन आए कि आप परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं? हमारे जैसे लोगों को कौन फोन करेगा? सुनेगा कौन मेरी चाक दामानी का अफसाना, सुनेगा कौन मेरी चाक दामानी का अफसाना, यहाँ सब अपने अपने पैरहन की बात करते हैं। तो वो 70% से ज्यादा लोग कहाँ हैं फिर जिनका आप जिक्र करते हैं? नहीं, वो मैं ये कह रहा हूँ, वो 70% लोगों को भी जमा रखना हमारा ही काम है, हमारा काम है, हमारा मुल्क है, हमें इसको बचाना है और एक उस जगह तक है, तो हमारी जिम्मेदारी है। दूसरों से क्या उम्मीद करेंगे? जो ये आपने एक तरह की संसद करने के लिए और लोगों को एकजा करने के लिए, तमाम लोगों को जोड़ने के लिए, इसके बारे में ज़रा बताइए कि कब से शुरू होने जा रही है, कैसे, क्या इसका प्रोग्राम है पूरा? कल बहुत अच्छी बात हुई है। एक साहब हैं जो इन्वायरमेंट पे काम करते हैं, हमने कल इन्वायरमेंट के ऊपर भी एक तजवीज़ पास की है, जिसमें ये कहा है कि हम 1 लाख पेड़ इस मरतबा बरसात में लगाएंगे। पानी बचाने की तरकीबों के बारे में भी रेजोल्यूशन पास किया गया है, सफाई सुथराई के लिए भी। हाँ बिल्कुल। तो जैसे 10,000 पेड़ का कर्नाटका वालों ने वादा किया है, वो जहाँ हिजाब के सबसे ज़्यादा मामला चल रहा है, हमने कहा तुम 10,000 पेड़ लगाओ। तो कल एक साहब का, जो मुसलमान नहीं है, मैं नाम अभी नहीं लूँगा, उनका कल शाम फ़ोन आया कि हम सबसे पहले कार्यक्रम करना चाहते हैं अब से 2-5 दिन के अंदर अंदर, ये धर्म संसद का। वो मुसलमान नहीं है। तो ऐसा है, अच्छे लोगों की यहाँ कमी नहीं है इस मुल्क में, मिलेंगे और जल्दी से शुरू करेंगे और इस काम को करेंगे। 1000 प्रोग्राम आपने करने का वो बनाया है? कम से कम 1000। कम से कम। तो कितने वक्त में ये सारी चीज़ें पूरी होंगी? इसी 1 साल के अंदर अंदर हम पूरा करेंगे। तो फिर इस ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बता रहा हूँ ताकि वो बयानबाजी ना हो, जो रियल चीज़ होनी चाहिए ना। तो इस प्रोग्राम के बाद जो नतीजे आएंगे उसको लेकर के भी कुछ कैलकुलेशन आप लोगों ने किया होगा? नहीं, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन यह है कि हमें उम्मीद है कि अच्छे ही रिजल्ट आएंगे और अच्छा नतीजा आएगा। जो एक दूसरे के साथ मिलना जुलना कम हो गया है, बैठना कम हो गया है, एक साथ काम करना हम लोगों ने छोड़ दिया है, उसको बढ़ाया जाए। तो अब मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब अगली बार आप मुखातिब होंगे तो आप कब ऐसा मौका आप देख रहे हैं कि जब आप कहेंगे कि अब मुसलमान यहाँ पर परेशान नहीं है, वो अलग अलग, उसको घर से निकलने के बाद कहीं जाने में कोई दुश्वारी नहीं हो रही है और मौलाना महमूद मदनी की आंखें नहीं छलकेंगी? ये वक्त कितनी दूर देखते हैं? ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। देखिए, हम तो आशावादी लोग हैं, उम्मीद वाले लोग हैं, तो नाउमीदी कुछ नहीं है, कोई होपलेसनेस नहीं है, कोई नाउमीदी नहीं है। और शिकायत है, हमें यकीन है शिकायत भी जल्दी से दूर हो जाएगी। एक आंसू भी हुकूमत के लिए ख़तरा है, तुमने देखा नहीं आँखों का समंदर होना। इसी शेर के साथ मैं अपने इस कार्यक्रम को ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मदनी साहब, अपने वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम की शिकायत करें,
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।